अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। क्या टेररिज्म का कोई सच में रिलीजन होता है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है? Casualties of Islamic terrorism have been Muslims 90% and 10% non-Muslims, and they are aware of it. जब कोई हिंदू अपने देश से गद्दारी करता है तब वो एक क्रिमिनल कहलाता है, लेकिन जब कोई दूसरे धर्म का इंसान अपने देश से गद्दारी करता है तो उसको टेररिस्ट बोल दिया जाता है। Don't make them something as a vote bank. Don't think that this is something that we are going to use for political purposes. टेररिज्म की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो आदमी अपने देश और देशवासियों से गद्दारी करेगा वो टेररिस्ट कहलाएगा, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन आज के टाइम पे इस डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के एक नया नैरेटिव सेट किया गया है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उसके फेवर में बात नहीं बोलते और उसके सारे डिसीजंस को काउंटर करके उसकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल करते हो तो मुबारक हो, आप एक आतंकवादी हो। इस देश में जब भी कहीं आतंकवाद होता है तो सारी चीज छोड़ के जिस आदमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है उस आतंकवाद के लिए, सबसे पहले उसका रिलीजन क्यों कंसीडर किया जाता है। मतलब कि टेररिस्ट अटैक हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस रिलीजन के इंसान ने किया है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में एक पॉलिटिकल एजेंडा भी तो सेट करना है। तो चलिए समझते हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजन होता भी है या फिर ये भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। आज की डेट में जब भी कहीं आतंकी हमला होता है तो इस देश के मुसलमानों को बहुत गालियां पड़ने लगती हैं, लेकिन साल 2014 के पहले ऐसी चीज नहीं होती थी। 2014 के पहले लोग सरकार से खुद की सिक्योरिटी पे सवाल भी करते थे और पॉलिटिशियंस भी पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करते थे। साल 2008 के 26/11 आतंकी हमले को ही देख लीजिए। इस आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा स्वीकार किया था। और तो और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर NR पाटिल जी और इंडिया के होम मिनिस्टर ने भी नेशनल लेवल की सिक्योरिटी फेलियर की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा स्वीकार किया था। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। आज के टाइम के लोग सरकार के फेलियर पे सवाल ही नहीं करते, बल्कि वो लोग सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और इसी चीज से एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है और आतंकवाद को एक मजहब से जोड़ दिया गया है। अगर आप इतिहास उठा के देखो तो सारे धर्म के लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी है, जैसे कि हंसराज वोरा, ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथी थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर इन तीनों के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में गवर्नमेंट विटनेस बन गए। यहाँ तक कि हंसराज वोरा ने इन तीनों के सीक्रेट्स और प्लानिंग्स भी ब्रिटिशर्स को बता डाली और इन्हीं की गवाही की वजह से भगत सिंह के खिलाफ केस स्ट्रांग हुआ था। और दूसरा नाम है जय गोपाल। ये भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस में पकड़े गए थे। इन्होंने कोर्ट में माफी मांगी और भगत सिंह के खिलाफ बयान दे दिया और खुद तो बच गए, जबकि भगत सिंह को फांसी दे दी गई। हंसराज वोरा और जय गोपाल एक तरह से आतंकवादी ही हुए, लेकिन इन दोनों के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। भगत सिंह के तरह ही महात्मा गांधी भी अपने ही लोगों से मात खा गए थे जब 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग गोडसे को गद्दार नहीं बल्कि नेशनलिस्ट मानते हैं। गोडसे को हमारा तो आइडल है, गोडसे बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन मैं तो ये सोच रही थी गोडसे जी को और 4-5 को सटाना था इसी कुंबे को उस दिन। कैसे आप आतंकवादी कह सकते हो? इस देश के सबसे महान इंसान को गोली मारकर हत्या करने वाला नेशनलिस्ट कैसे हो सकता है? मेरी नजर में तो नाथूराम गोडसे एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिमिनल और एक आतंकवादी दोनों है। आप लोग क्या सोचते हो नाथूराम गोडसे के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं प्रेजेंट की। पिछले 20 से 25 सालों में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में बहुत से इंडियन सिटीजन्स पकड़े गए हैं और ये सब लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अरुण मरवाहा, ये इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन थे। ये हनी ट्रैप के जाल में फंस के पाकिस्तान बेस्ड एजेंसीज को 12 सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे। और इसी तरह एक और इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे जिनका नाम था कुलेंद्र शर्मा। इनको भी पाकिस्तान बेस्ड एंटी इंडियन एजेंसीज को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अजय कुमार सिंह, रश्मनी पाल, सुनील कुमार राम, माधुरी गुप्ता, ऐसे बहुत से कई इंडियंस हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करी है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं तो एंटी हिंदू हूँ क्योंकि मैंने सारे हिंदू नाम ही गिनवाए हैं। तो अब ये लो, पंजाब के गुरदासपुर के सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह, इन दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के क्लासिफाइड डिटेल्स को ISI भेजने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। और तो और इन दोनों ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी लीक किए थे। और इसी तरह राजस्थान के रहने वाले मंगत सिंह को भी सेंसिटिव मिलिट्री डिटेल्स को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हर धर्म के लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी है। अब जैसे इन नमक हरामों को देख लो, शाकिर हुसैन जो कि ISI के लिए मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी भेज रहा था, राशिद खान दिल्ली बेस्ड स्पाई नेटवर्क था, ISI हैंडलर्स को फोटोज और लोकेशंस भेजता था, मोइनुद्दीन मीर, नाजिर अहमद भट्ट, आरिफ एन जावेद, ऐसे बहुत से नाम डेटाबेस में मौजूद हैं। देखो भाई, आतंकवाद आतंकवाद ही होता है, उसको डायरेक्ट किसी एक धर्म और मजहब से कनेक्ट कर देना इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हर धर्म में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। दोबारा पूछिए क्या धर्म बड़ा या देश या संविधान? अब देखो फिर बढ़ा दिया कदम आपने। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर, सबसे बढ़कर धर्म। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी, शरीयत पहले आएगी, संविधान शरीयत पहले आएगी। शरीयत इसका खाते हैं, देश में रहते हैं, देश आएगी मैम, शरीयत पहले आएगी। देश मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। भगवान न करे कि आगे चल के कहीं भी टेररिस्ट अटैक हो, लेकिन अगर हो भी तो हिंदू मुस्लिम करने के बजाय सबसे पहले सरकार से उनकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल जरूर करना, देश की सिक्योरिटी फेलियर पे सवाल जरूर करना, और सबसे जरूरी खुद की सिक्योरिटी पे सवाल जरूर करना, क्योंकि आज के पॉलिटिशियंस ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज की तारीख में देश के लोगों का दिमाग कैसे भटकाया जा सकता है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।